विद्यार्थियों, जैसा कि हमारी चर्चा थी कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में प्राचीन राजवंशों का जो योगदान था, उनमें हमने हर्यक वंश की बात की और हर्यक वंश के अंदर जो महान प्रतापी शासक हुए बिंबिसार और अजातशत्रु, जिन्होंने अपनी साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति से मगध साम्राज्य की सीमाओं को विस्तारित किया और किन किन राज्यों के साथ में उनके जो संघर्ष हुए उसकी भी हमने यहाँ चर्चा की। प्रथम चरण के बाद में हमने द्वितीय चरण के अंतर्गत जो शेषुनाग वंश, जिसमें शेषुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने तत्कालिक मगध के अंतिम हर्यक वंश के शासक नागदशक को हटा करके उसे मौत के घाट उतार कर उसने मगध में एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे शेषुनाग वंश के नाम से जाना जाता है। इस राजवंश के अंतर्गत जो दो महान प्रतापी शासक हुए, शिशुनाग, जिसका अवंती के साथ में संघर्ष की यहाँ चर्चा की गई, और दूसरा शासक था कालाशोक, जिसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। इसकी हमने चर्चा की। आज हम इसी कड़ी में जो तृतीय चरण है मगध साम्राज्य के विकास का, उसके अंतर्गत हम नंद वंश के शासकों की नीति के संबंध में बात करेंगे कि नंद वंश के अंदर जो नौ नंद हुए, उन्होंने मगध साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किस प्रकार से किया। नंद वंश का वृहत्तर मगध साम्राज्य की स्थापना का काल था। नंद वंश के 9 राजाओं के नाम मिलते हैं, जिसे नवनंद कहा गया है, जिसका उल्लेख हमने किया। इसके अंतर्गत महाबोधि वंश के अनुसार जो 9 नंद थे, उनमें उग्रसेन, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविष्णाक, दससिद्धक, केवर्त तथा धनानंद। इनके ये जो 9 नंद हुए, इनमें महापद्मनंद या उग्रसेन, जिसे नंद वंश का संस्थापक कहा जाता है, जिसने मगध में शेषुनाग वंश का अंत कर नंद वंश के शासन की स्थापना की। पुराणों में उसका नाम महापद्म या महापद्मपति, असीम सेना, अपार धन का स्वामी दिया गया है। महाबोधि वंश के अनुसार इस राजा का नाम जो है उग्रसेन, प्रचंड सेना का स्वामी। भारतीय एवं विदेशी दोनों ही स्रोतों में नंदों के को साधारण एवं अभिजात उत्पत्ति का संकेत इनका मिलता है। पुराणों का कथन है कि महापद्मनंद शेषुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदीवर्धन की शुद्रा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जब जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह नापित अर्थात नाई पिता था, नगर शोभनी माता का पुत्र था। यूनानी लेखक कर्टियस ने सिकंदर के समकालीन मगध के राजा अग्रमीज, जिसका संस्कृत रूपांतर ओग्रसेन अर्थात उग्रसेन का पुत्र के बारे में लिखा है। उसका पिता महापद्मनंद, जिसकी जाति नाई बताई गई है, देखने में बड़ा सुंदर था, इसलिए रानी का वह प्रेम पात्र हो गया और उसके प्रभाव से राजा का विश्वास प्राप्त कर लिया। अत्यंत निकट वो राजा के पहुंच गया और उसने छल से राजा की हत्या कर दी। राजकुमारों के संरक्षण के बहाने कार्य करता रहा। उसने राज सत्ता हत्या ली और आखिर में इन राजकुमारों की हत्या कर दी। वर्तमान राजा का पिता हुआ। इस कथन में उग्रसेन द्वारा काकवण की हत्या का संकेत मिलता है। बाणभट्ट के हर्षचरित में कहा गया है कि काकवण की राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने गले में छुरा भोंककर हत्या कर दी। यह हत्यारा अनुमानतः महापद्मनंद था। इसके बाद वह काकवण के 10 पुत्रों का संरक्षक बनकर राज करने लगा और कुछ समय बाद इन राजकुमारों की भी हत्या कर शिशुनाग वंश का अंत कर दिया। महापद्मनंद उग्रसेन एक शक्तिशाली राजा एवं महान विजेता था। मगध के पूर्व राजाओं ने राज विस्तार का जो कार्य किया, उसे महापद्मनंद ने पूर्ण किया। जैसा कि उल्लेख किया गया है कि पुराणों में महापद्मनंद को एक छत्र शासन की स्थापना करने वाला एक राट राजा कहा गया है। उसे कली का अंश
तथा सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला राजा कहा गया है। इससे यह अर्थ निकाला जाता है कि शेषुनाग वंश के समकालीन जितने भी क्षत्रिय वंश थे, महापद्मनंद ने उन सभी का अंत कर दिया। ये वंश थे इक्ष्वाकु, पांचाल, काश्य, हय्य, कलिंग, अस्मक, कुरु, मैथिल, सूरसेन और विहिहोत्र। इन राजवंशों का वर्णन इस प्रकार से मिलता है। इक्ष्वाकु कौशल के क्षेत्र पर राज कर रहे थे। कौशल पर महापद्मनंद के अधिकार का संकेत सोमदेव के कथा सरित सागर से मिलता है, जिसमें एक स्थल पर अयोध्या में नंद के शिविर का उल्लेख किया गया है। दूसरी तरफ यहां देखें तो पांचाल लोग वर्तमान में रूहेलखंड, वर्तमान में बरेली, बदायूं या फर्रुखाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ के शासक थे। अनुमान से पांचाल की मगध राज्य से नंदों से पूर्व कभी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन महापद्मनंद ने उन्हें परास्त कर अपने अधीन कर लिया। काश्य वंश के लोग वाराणसी के आसपास में बसे हुए थे। हय्य वंश का अधिकार नर्मदा घाटी के एक हिस्से पर था और इनकी राजधानी महिष्मती थी। कलिंगों का अधिकार उड़ीसा में चैतरणी नदी से लेकर विशाखापट्टनम में वराह नदी तक के क्षेत्र पर था। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से नंद वंश का कलिंग के एक भाग पर अधिकार स्थापित करने का यहाँ जो संकेत हमें मिलता है। इस अभिलेख में नंद राजा द्वारा कलिंग में खुदाई गई एक नहर का भी उल्लेख यहाँ मिलता है। अस्मकों का शासन गोदावरी घाटी के एक भाग में था। आंध्र प्रदेश के निजामाबाद के पश्चिम में नौनंद देहरा नामक नगर अवस्थित था। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने इस बात का संकेत दिया है कि अस्मक वंश की प्राचीन भूमि भी नौनंदों के राज क्षेत्र में आ गई थी। यद्यपि किसी समसामयिक तथा अर्ध समसामयिक लेखक में इस बात की कोई पुष्टि नहीं मिलती। कुरु लोग पांचाल के पश्चिम क्षेत्र में बसे हुए थे। इनका राज गंगा से लेकर थानेश्वर के पास सरस्वती तक विस्तृत था। इसी के मध्य कुरु क्षेत्र अवस्थित था। यूनानी लेखकों के द्वारा उल्लेखित गांगे क्षेत्र जो नंद वंश के अधीन कहा गया है, इस संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि नंद ने कुरु क्षेत्र को भी जीत लिया था। रामायण और महाभारत में उल्लेखित नगरी मिथिला के निवासी बताया गया है और इसकी पहचान पांचाल में स्थित वर्तमान जनकपुर से की जाती है। इसके आसपास के अवस्थित वज्जी संघ के अधिकांश भूभाग को अजातशत्रु ने पहले ही अपने राज्य में मिला लिया था। नेपाल के तराई के जंगलों में मिथिला के राजा एक सीमा तक निश्चित रूप से स्वतंत्र रहे होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि महापद्मनंद ने उनकी स्वतंत्रता का अंत कर दिया। कहने का भी अभिप्राय है कि मिथिला जो राज्य था उसको भी जीत करके नहीं यहाँ महापद्मनंद ने मगध के अंदर मिला लिया। वैशाली को सैनिक अड्डा बनाने का संकेत के कारण नंद अधिक सफल हुए। सूरसेन का क्षेत्र जो है ब्रजमंडल जो माना गया है यमुना के तट और अवस्थित, जिसकी मथुरा राजधानी थी। विहिहोत्र लोगों का संपर्क पुराणों के अनुसार अवंती और हय्यक लोगों से था। अनुमानते उनका राज्य इन दोनों के मध्य अवस्थित रहा होगा। इन विजयों के परिणाम स्वरूप महापद्मनंद उग्रसेन ने मगध को एक भारत के विशाल साम्राज्य का रूप प्रदान किया। भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसमें भारत की गंगा घाटी के संपूर्ण क्षेत्र के साथ गंगा घाटी के बाहर स्थित प्रदेश तक तथा दक्षिण भारत का संपूर्ण भूभाग सम्मिलित था। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी के शब्दों में देखें तो नंद वंश के अंतर्गत भारत के अधिकांश भागों को एकताबद्ध किया गया। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में नंदों के आस समुद्र राज्य अर्थात समुद्र तट तक समूचे देश पर उनके अधिकार का उल्लेख है। यूनानी लेखक कर्टियस के विवरण से ज्ञात होता है कि अग्रमीज अर्थात उग्रसेन का पुत्र का राज्य पश्चिम में हाइफासिस अर्थात व्यास नदी तक विस्तृत था। अग्रमीज किसी विजय का उल्लेख नहीं मिलता, अतः उपयुक्त उल्लेख उसके पिता उग्रसेन महापद्मनंद द्वारा इस क्षेत्र तक
की गई विजयों का संकेत है। भारत के विभिन्न प्रदेशों पर महापद्मनंद का अधिकार पुराणों के अतिरिक्त अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों से भी सिद्ध होता है, जिसकी हमें जो जानकारी मिलती है कि कौशल पर उसके आधिपत्य की जानकारी कथा साहित्य सागर से मिलती है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख उसकी कलिंग विजय को प्रमाणित करता है। गोदावरी की घाटी में स्थित अस्मकों के राज्य पर नंदों की प्रभुत्वता का आंशिक पुष्टिकरण गोदावरी तट पर स्थित नौनंद देहरा नगर में अस्तित्व का होता है। कर्नाटक से प्राप्त पर्वतकालीन शिलालेखों से उल्लेख मिलता है कि कुंतल प्रदेश में कभी नंद वंश का राज्य था। कुंतल प्रदेश में दक्षिण महाराष्ट्र एवं उत्तरी कर्नाटक का भाग आता है। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी का मानना है कि नंद राजाओं ने दक्षिण भारत का काफी भाग अपने अधिकार में कर लिया था। ये इनके शासनकाल की एक सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ हमें देखने को मिलती है कि दक्षिण भारत तक मगध राज्य की सीमाओं का विस्तार हो चुका था। अब हम बात करेंगे कि महापद्मनंद के जो उत्तराधिकारी हुए, इन उत्तराधिकारियों ने किस प्रकार से इस राज्य को सुरक्षित रखने का प्रयास किया या इसकी सीमाओं में किस प्रकार से वृद्धि की गई। पुराणों एवं बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि महापद्मनंद के बाद उसके 8 पुत्रों को उत्तराधिकार मिला, जो बारी बारी से मगध के सिंहासन पर बैठे। पुराणों के अनुसार इन लोगों का शासनकाल 12 वर्ष का था। बौद्ध साहित्य महाबोधि वंश के अनुसार नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। इसे ही संभवतः यूनानी लेखकों ने अग्रमीज अर्थात उग्रसेन का पुत्र कहा है। यूनानी लेखकों के अनुसार उसके पास विशाल सेना थी, अतुल संपत्ति थी। भारतीय ग्रंथों से ज्ञात होता है कि यह संपत्ति उसने प्रजा पर भारी कर लगाकर अर्जित की, जिस कारण जनता उससे घृणा करती थी। चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने इस असंतोष का लाभ उठाते हुए धनानंद की हत्या कर दी और इसके साथ ही मगध पर नंद वंश का शासन समाप्त हो गया। तो यहां हम देखते हैं कि इसकी विस्तृत चर्चा तो हम चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से मगध में नंद वंश की सत्ता को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की, इसमें इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि नंद साम्राज्य का जो महत्व है वो किस प्रकार का था। भारत के इतिहास में नंद साम्राज्य का अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान है। नंद वंश की स्थापना से एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की संभावना स्पष्टतर हुई। नीलकंठ शास्त्री प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं। इनका मानना है कि इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानी भागों को लांघ गई। यह साम्राज्य वस्तुतः स्वतंत्र राज्यों या ऐसी सामंतों का शिथिल संघ न था जो किसी शक्तिशाली राजा के बल पर सम्मुख नतमस्तक होते थे, अपितु एक राट की छत्र छाया में एक अखंड राजतंत्र था जिसके पास अपार धनबल और जनबल था। सामाजिक दृष्टि से देखें तो नंद साम्राज्य को साधारण व अभिजात वर्ग के उत्कर्ष का प्रतीक माना गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि यहां से क्षेत्रीय रक्त पर अभिमान करने वाले राजवंशों की अखंड परंपरा का अंत हो गया था। प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो नंद राजाओं ने इतने विस्तृत साम्राज्य पर कुशल एकात्मक शासन स्थापित करने का प्रयास किया। यूनानी लेखक एरियन ने व्यास के पार आंतरिक शासन की उत्कृष्ट व्यवस्था का उल्लेख किया है। ब्राह्मण तथा जैन ग्रंथों में कहा गया कि नंद के दरबार में एक से एक अच्छे योग मंत्री थे। नंद राजाओं के पास एक विशाल सेना थी जो बड़ी शक्तिशाली, सुसज्जित और सुव्यवस्थित थी। यूनानी लेखक कर्टियस के अनुसार यदि हम देखें तो नंद वंश के अंतिम राजा के 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल, 4 घोड़े वाले 2,000 रथ और इन सब से बढ़कर हाथी जिनकी संख्या 3,000 तक पहुंच जाती है, देश के प्रवेश मार्गों की
रक्षा के लिए तैनात रहते थे। डायोडोडस और प्लूटार्क ने हाथियों की संख्या क्रम से 4000 से 6000 तक बताई गई है। नंद राजा असाधारण एवं विपुल धन संपत्ति के स्वामी थे। जैसा कि कथा सरित्र सागर के से उल्लेख मिलता है कि नंदों के पास में 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। बौद्ध अनुसूतियों के अनुसार धनानंद ने 80 करोड़ धनराशि गंगा के भीतर एक पर्वतीय गुफा में छुपाकर रखी थी। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस एवं हैंसांग के यात्रा वृत्तांत में नंदों की विशाल संपत्ति का उल्लेख है। नंदों की इस अतुल धन संपदा के कारण जान पड़ते हैं। एक तो गंगा घाटी के संपूर्ण उपजाऊ क्षेत्र एवं यहाँ से किए जाने वाला जो व्यापारिक मार्ग पर उनका अधिकार था। उन्होंने अनेक वस्तुओं पर कर लगा रखे थे। महावंश के अनुसार कि अंतिम जो नंद राजा ने अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त पशुओं व चमड़े वृक्षों की गोंद तथा खानों पर की पत्थरों पर भी उसने कर लगा रखा था। नंद वंश का काल भारत की आर्थिक समृद्धि का काल था। देश के विभिन्न भागों में प्राप्त आहत मुद्राएं, जिन्हें हम पंचमार्क सिक्के कहते हैं, इस काल की समृद्धि का संकेत बताते हैं। काशी का ग्रंथ में ये उल्लेख मिलता है कि नंद वंश के राजाओं ने नाप तोल के मान स्तर किए। ऐसा प्रतीत होता है कि नंदों के काल में मगध का व्यापार पश्चिमोत्तर क्षेत्र, हिमालय के पार के क्षेत्र एवं पश्चिम एशिया क्षेत्रों में होता था। पाटलिपुत्र स्थल मार्ग से तक्षशिला और पश्चिमी एशिया के देशों से जुड़ा हुआ था। तक्षशिला से प्राप्त आहत सिक्कों से पश्चिमोत्तर भारत से व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है। हिमालय पार के क्षेत्रों में साइबेरिया से स्वर्ण मंगाए जाने का अनुमान है। जेनोफोन की साइपोपीडियस में एक धनी राज्य का संभवतः उल्लेख हुआ है, जो कि पश्चिमी एशिया देशों में विवादों के मध्यस्थ तैयार रहता था। पश्चिम एशिया के देशों में नंद राज की प्रसिद्धि का संकेत मिलता है। अनुमान यह है कि इन देशों से उनका व्यापारिक संपर्क रहा होगा। सामुद्रिक व्यापारी में कलिंग, बंगाल एवं संभवतः सौराष्ट्र के बंदरगाहों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चर्चा हमारी जारी रहेगी कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के जो अन्य कारण थे, उन अन्य कारणों की भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।